श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने सामाजिक तथ्यों का अर्थ और इसकी विशेषताओं को जाना था। अब आज हम इससे थोड़ा आगे सामाजिक तथ्यों के प्रकार और इसके अवलोकन के नियमों के बारे में जानेंगे। सामाजिक तथ्यों के प्रकार। तो सामाजिक तथ्य का उल्लेख इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में किया है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले जान चुके हैं पिछली कक्षा में। तो सामाजिक तथ्यों के जो प्रकार हैं उसका उल्लेख इन्होंने अपनी उस पुस्तक के चौथे अध्याय में किया है, यानी चतुर्थ अध्याय में उन्होंने सामाजिक तथ्यों के प्रकारों का उल्लेख किया। मुख्य रूप से इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के दो प्रकार बताए, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। जैसा कि इनके नामों से ही पता चलता है, सामान्य जो सामान्य है, व्याधिकीय यानी कि जो स्वीकृत नहीं है, जो व्याधा उत्पन्न करते हैं। अब पढ़ते हैं हम सामान्य सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य जो हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, यानी समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमान जैसे जनरीति, रूढ़ि, लोकाचार ना, इनके क्या होते हैं, अनुरूप होते हैं, यानी इनके ही अनुसार होते हैं। और ये सामान्य सामाजिक तथ्य जो हैं समाज के लिए उपयोगी होते हैं, यानी लाभदायक होते हैं। इनके माध्यम से समाज का विकास होता है। समाज में जो भी व्यवस्था बनी हुई है वह चलती रहती है, तो इसको बनाए रखने के लिए या इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य सामान्य सामाजिक तथ्य हैं। इस अवस्था में व्याधिकीय तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं, यानी व्याधिकीय तथ्य इस अवस्था में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इस प्रकार सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं, यानी समाज के विकास को, समाज की व्यवस्था को, समाज की कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। और ये इतने व्याधिकीय नहीं होते कि समाज की व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगड़ जाए या समाज की व्यवस्था और कानून व्यवस्था अलग हो जाए, खराब हो जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। ये बिल्कुल सामान्य सामाजिक तथ्यों के विपरीत होते हैं, यानी कि सामान्य सामाजिक तथ्य समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, तो ये बिल्कुल उनके विपरीत होते हैं और ये समाज के लिए हानिकारक होते हैं और समाज को गर्त की ओर धकेलते हैं, यानी समाज को गड्ढे की ओर ले जाते हैं। ये वे तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं, समाज में रुग्णता पैदा करते हैं और समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य सामाजिक तथ्य के विपरीत ये व्याधिकीय तथ्य एकदम बिल्कुल अलग होते हैं और ये समाज द्वारा स्वीकृत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो हैं जैसे अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि सभी व्याधिकीय सामाजिक तथ्य हैं। जब समाज में व्याधिकीय सामाजिक तथ्य बढ़ जाते हैं तो समाज का जो सामान्य जीवन है वह बिल्कुल ठप हो जाता है, यानी समाज में जब व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो समाज का जो जीवन है वो ख़त्म हो जाता है और समाज में रुग्णता पैदा हो जाती है। दुर्खिम कहते हैं कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों ही प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, यानी कि इमाइल दुर्खिम ने ये कहा कि सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की परिभाषा के लिए शामिल करना चाहिए। किसमें? समाजशास्त्र की विषय वस्तु में। इसके बाद में हम आते हैं सामान्य और व्याधिकीय जो सामाजिक तथ्य हैं उनमें अंतर करने के बिंदु, यानी किन किन आधारों पर सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में अंतर किया जाता है। तो वो जो बिंदु हैं वो हैं व्यापकता, परिवर्तनशीलता, उपयोगिता, घटनाक्रम के आधार पर पुष्टि, समाज के विकास का स्तर और प्रमुख उदाहरण। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यापकता के बारे में, यानी कि सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में व्यापकता लिए हुए
होते हैं, जबकि व्याधकीय सामाजिक तथ्य समाज में व्यापकता लिए हुए नहीं होते, क्योंकि सामान्य सामाजिक तथ्यों के प्रति जो आस्था रखते हैं उन सदस्यों की संख्या अधिक होती है, और जो व्याधकीय सामाजिक तथ्यों की प्रति आस्था रखते हैं या उनको मानते हैं उन सामाजिक इकाइयों की व्यक्तियों की संख्या समाज में कम होती है। दुर्खीम के विचार से जो तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं वे ही सामान्य तथ्य कहलाते हैं। व्यापकता एक समय व स्थान सापेक्ष तथ्य भी है। एक विशेष समय और स्थान में किसी सामाजिक व्यवहार को उचित माना जाता है, जबकि वही व्यवहार दूसरे समय और स्थान पर अनुचित माना जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः हत्या करना अपराध है, जबकि युद्ध में दुश्मनों का अधिकाधिक संख्या में मारने वालों को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जाता है। इस प्रकार से जो सामाजिक तथ्य हैं वो व्यापकता लिए हुए होते हैं। अगला है परिवर्तनशीलता, यानी कि सामान्य और व्याधकीय जो सामाजिक तथ्य हैं इनमें परिवर्तनशीलता का गुण भी पाया जाता है। सामान्य सामाजिक तथ्य परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि व्याधकीय सामाजिक तथ्य भी परिवर्तित होते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन की जो दर है वो थोड़ी कम होती है। इसके बाद में आता है उपयोगिता। सामान्य और व्याधकीय तथ्यों में अंतर करने का एक बिंदु उपयोगिता है। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं। जो सामान्य तथ्य जितना व्यापक होता है वह उतना ही उपयोगी और लाभदायक भी होता है। ठीक इसके विपरीत व्याधकीय तथ्यों की समाज में कोई उपयोगिता नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी होते हैं और व्याधकीय तथ्य समाज के लिए उपयोगी नहीं होते। अगला है घटनाक्रम के आधार पर पुष्टि, यानी कि घटनाक्रम के आधार पर सामान्य और व्याधकीय तथ्यों की भी पुष्टि की जानी चाहिए। यानी कि घटना किस प्रकार की घटी है उसी के आधार पर हमें व्याधकीय और सामाजिक तथ्यों में अंतर स्पष्ट करना चाहिए। इस नियम के अनुसार, घटनाक्रम के नियम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि पूर्व में घटे हुए या अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य ही माना गया था। यदि वह सामान्य था तो इसके पीछे जो कारण थे उनका भी पता लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो सामान्य व्याधकीय सामाजिक तथ्य है हो सकता है कि वो पहले सामान्य सामाजिक तथ्य हो। जैसे सती प्रथा, 1828 में जब सती प्रथा को बैन किया गया या इस पर रोक लगाई गई, उससे पूर्व यह एक सामान्य सामाजिक तथ्य ही था। लेकिन धीरे धीरे 1828 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम आया। 1828 में जब ये नियम अधिनियम आया तो उसके बाद में यह व्याधकीय सामाजिक तथ्य में शामिल हो गया। किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की हमें खोज करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि ये दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान है या नहीं। यदि वे दशाएं विद्यमान हैं तो उस तथ्य को सामान्य समझना चाहिए और यदि बदल गई हैं तो उसे व्याधकीय सामाजिक तथ्य समझना चाहिए। समाज के विकास का स्तर, अगला बिंदु है समाज के विकास का स्तर। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज का विकास करते हैं, वो समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज में एकता स्थापित करते हैं। ठीक इसके विपरीत व्याधकीय सामाजिक तथ्य समाज के विकास को रोकते हैं, समाज में रुग्णता पैदा करते हैं, समाज के गर्त की ओर धकेलते हैं और समाज की जो एकता बनी हुई है उसे ख़त्म करते हैं। इसके बाद में आता है सामान्य सामाजिक तथ्यों के उदाहरण। सामान्य सामाजिक तथ्यों के उदाहरणों में हम देख सकते हैं हमारे जो भी नियम बनाए हुए हैं जिनके अनुसार रीति, जैसे नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, भगवान की पूजा करना, ये सभी सामान्य सामाजिक तथ्य हैं। अपराध, बाल अपराध, डकैती, ये सभी व्याधकीय सामाजिक तथ्य हैं। इसके बाद में आगे हम आते हैं सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। तो सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम कौन कौन से हैं?
तो सामाजिक तथ्यों के जो अवलोकन के नियम हैं वो दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के दूसरे अध्याय में यानी सेकंड चैप्टर में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों को बताया है। तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के कुछ नियम स्पष्ट किए हैं। उन्होंने ये कहा कि सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए हमें निष्पक्ष और तटस्थ होकर उनका अध्ययन करना होगा, जैसा कि हम प्राकृतिक विज्ञानों में करते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक विज्ञानों में जिन विधियों का प्रयोग हम करते हैं उन्हीं विधियों का प्रयोग या उन्हीं पद्धतियों का प्रयोग करके हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में अध्ययनकर्ता के स्वयं के व्यक्तिगत विचारों, राग द्वेष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक, तटस्थ और निष्पक्ष अध्ययन कैसे किया जाए, इसके लिए इमाइल दुर्खीम ने कुछ नियम बताए और वो नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझना। उसके बाद आता है सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन। उसके बाद आता है विषय वस्तु की परिभाषा। उसके बाद आता है व्यक्तिगत तथ्यों और सामाजिक तथ्यों की पृथकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझना। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन का पहला नियम यह है कि प्रत्येक सामाजिक तथ्य को एक पृथक वस्तु के रूप में देखा जाए। दुर्खीम वस्तु और विचार में भेद करते हैं। दुर्खीम के अनुसार विचार अमूर्त और परोक्ष तथ्य है, जबकि वस्तु एक प्रत्यक्ष तथ्य है। अमूर्त यानी कि जो दिखाई नहीं देता और प्रत्यक्ष यानी जो दिखाई देता है। जो प्रत्यक्ष है उसमें अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जबकि परोक्ष तथ्य भाव प्रदान होते हैं। जब तक हम सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु समझकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं करेंगे तब तक उनकी वास्तविकता प्रकट नहीं होगी। किसने कहा? इमाइल दुर्खीम ने। क्योंकि हमारे पूर्व निर्णय और हमारी पूर्व धारणाएं हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में बाधक होती हैं। इसके बाद में आता है सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय या सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के समय हमें हमारे मन में, हमारे विचारों में या फिर हमारी जो पूर्वाग्रह हैं हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। दुर्खीम के विचार में वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि हम विषय वस्तु के संबंध में जितनी भी पूर्व मान्यताएं या कल्पनाएं हमारे मस्तिष्क में हैं, यानी हमारे मस्तिष्क में जो जो बातें हैं उन सभी को हम निकाल दें, त्याग दें और केवल वैज्ञानिक मान्यताओं को ही महत्व दें। जिन विषयों से हमारा लगाव होता है उनके विरुद्ध हम कुछ भी देखना और सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए दुर्खीम ने यह कहा कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने से पहले या उनका अवलोकन करने से पहले हमें हमारे मन में जो भी पूर्व धारणाएं हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद आता है विषय वस्तु की परिभाषा। वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण ही पर्याप्त नहीं है। यानी सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हमारे अंदर जो पूर्व धारणाएं हैं केवल उन्हें ही हमें दूर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा हमें विषय वस्तु को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। एक समाजशास्त्री होने के नाते हमको अपनी विषय वस्तु भी स्पष्ट करनी चाहिए। इसके लिए उसके अध्ययन में आने वाली वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिए। इमाइल दुर्खीम लिखते हैं कि समाजशास्त्री का प्रथम कार्य उन वस्तुओं को परिभाषित करना होता है जिनका वह अध्ययन करता है, ताकि उसकी विषय सामग्री का पता लगाया जा सके। इसके बाद आता है व्यक्तिगत तथ्यों और सामाजिक तथ्यों की पृथकता। इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के दूसरे अध्याय में जो अवलोकन के नियम बताए उसमें उन्होंने अंत में बताया व्यक्तिगत तथ्यों और सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक किया जाना चाहिए। इमाइल दुर्खीम ने इस पुस्तक में लिखा कि जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसे उनके उस पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत
अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हो। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं को स्थान देना चाहिए, वरन वस्तु जिस रूप में समाज में विद्वान है उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए। कहने का मतलब यह है, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत धारणाओं को, उद्वेगों को, धाराओं को हमें छोड़ देना चाहिए, उनको स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उस रूप में स्थान देना चाहिए जिस रूप में वस्तु समाज में विद्यमान है। इसके बाद में हम निष्कर्ष पे आते हैं। दुर्खीम ने के जो जितने भी अध्याय हैं, यानी इस पुस्तक में जितने भी अध्याय हमने बताए या फिर दुर्खीम ने बताए, उनके अंतर्गत उसने मुख्य रूप से 3 निष्कर्ष निकाले। और उन 3 निष्कर्षों में उन्होंने यह बात प्रस्तुत की कि समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण। निष्कर्ष में पहला कौन सा है? समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण। दूसरा कौन सा है? वैश्विक पद्धति का निर्माण। और तीसरा है समाजशास्त्रीय पद्धति का निर्माण। ये 3 निष्कर्ष निकाले इमाइल दुर्खीम ने अपने संपूर्ण अध्ययन से। किस पुस्तक के अध्ययन से? समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम नामक पुस्तक के अध्ययन से। इसके बाद में आता है सामाजिक तथ्यों की आलोचना। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो कोई भी बात हो, कोई व्यक्ति कैसा भी कार्य करे, उसकी आलोचना होना जरूरी है, उसकी आलोचना जरूर होगी। तो दुर्खीम के सामाजिक तथ्यों की भी आलोचना की गई। दुर्खीम ने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया, जबकि व्यक्ति के अभाव में समाज का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। यह बात कही गैब्रिएल डार्डे ने। उन्होंने कहा कि समाज का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता व्यक्ति के अभाव में। डार्डे लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए यह समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज जैसी कोई वस्तु शेष रह जाएगी। यदि किसी विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों को अलग कर दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि वहाँ नाम के अतिरिक्त भी कुछ शेष रह सकेगा। यानी कि समाज का जो निर्माण है वो व्यक्तियों से होता है, इसलिए हम व्यक्तियों को दूर नहीं कर सकते या हम व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है दुर्खीम द्वारा सामाजिक तथ्य की बताई गई सामाजिक तथ्यों की विशेषता के अंतर्गत बाध्यता, सामाजिक तथ्यों की बताई गई विशेषता के अंतर्गत जो बाध्यता है उसका भी कई विद्वानों ने आलोचना की है। डार्डे ने कहते हैं कि यदि बाध्यता ही सामाजिक तथ्यों की विशेषता है तो फिर क्या स्वतंत्र सहयोग, स्वतंत्र अनुकरण, स्वतंत्र समझौते से पूर्ण संबंध, स्वतंत्र पारस्परिक सहायता और स्वतंत्र एकता जिसमें कि दबाव नहीं है सामाजिक तथ्य को नहीं माना जाए? यदि हाँ तो यह अनुपयुक्त होगी, क्योंकि ये सभी सामाजिक तथ्य हैं। इसके बाद में आता है सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानने की आलोचना। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानने की बात कही है। बार्नेस ने इस विचार की आलोचना करते हुए लिखा कि उसके इस सूत्र का अभिष्ट अर्थ कभी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि दुर्खीम ने वस्तु शब्द का प्रयोग 4 भिन्न और घनिष्ठ संबंध रहित अर्थों में किया है। इसके बाद आता है सामान्य और वादिकीय तथ्यों के मध्य बताए गए अंतरों की आलोचना। दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत सामान्य और वादिकीय सामाजिक तथ्यों के बीच भेद की भी समाजशास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई। उसने व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर इन दोनों में भेद किया है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में व्यापक और उपयोगी होते हैं और जो तथ्य सीमित और अनुपयोगी हों वो वादिकीय हैं। इस भेद को स्पष्ट करने के चक्कर में दुर्खीम स्वयं एक उपयोगितावादी बन गए। रेमंड एरन ने अपनी पुस्तक मैन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट में लिखा है कि इस अंतर का महत्व दुर्खीम की सुधारवादी योजना से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं वह विशुद्ध वैज्ञानिक होना चाहता था, परंतु यह विचार उसे यह कहने से नहीं रोक सका कि समाजशास्त्र 1 घंटे के परिश्रम के योग्य भी नहीं होगा यदि उसके द्वारा हम समाज को सुधारने में समर्थ नहीं होते।
कहने का तात्पर्य यह है, दुर्खीम ने जो सामान्य और व्याध के तथ्यों की मध्य अंतर किया, उसकी भी विद्वानों द्वारा आलोचना की गई। अगला आता है सामूहिक चेतना की अवधारणा की आलोचना। दुर्खीम द्वारा दी गई सामूहिक चेतना की अवधारणा की भी विद्वानों ने आलोचना की है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की जो पृथकता स्पष्ट की है और जो इसका क्षेत्र निर्धारित किया है, वह भी मनमाना माना है कैटलिन ने। उन्होंने इसी आधार पर सामूहिक चेतना की अवधारणा की आलोचना की है। अब आता है निष्कर्ष। पहले जो हमने निष्कर्ष पढ़ा था वो निष्कर्ष तो था इनके जो सामाजिक तथ्य है उसके जो अध्याय हैं उनका। अब हम जो निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, जो आलोचना के बाद में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उसको हम देखते हैं। आलोचनाओं के बाद भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजशास्त्री पद्धति के नियम तथा सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम की समाजशास्त्र को महान देन है। यानी दुर्खीम द्वारा दी गई जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं में यह उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा है जो समाजशास्त्र को दी गई है। जो इनका ग्रंथ है उसकी भाषा बिल्कुल सरल, स्पष्ट और रोचक है। समाजशास्त्र को विषय के रूप में स्थापित करने में इमाइल दुर्खीम के सामाजिक तथ्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।